आपको बॉटनी की क्लास मुझे लेनी है। और बॉटनी में हम जो पहले इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट वैसे तो इकोलॉजी, जेनेटिक्स ये तो है ही, बट एक प्लांट फिजियोलॉजी भी इम्पोर्टेंट यूनिट है। हम पहले प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का वेटेज लगभग 8 to 9 क्वेश्चंस का है नीट में। और वी हैव 5 चैप्टर्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसी में से हम अभी पहला चैप्टर स्टडी करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हालांकि एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हुई हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि अगर हम उसको सेपरेटली स्टडी करें, आपको प्लांट्स के बारे में अगर बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया मीन्स वट एवर जो आपने पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम में, मॉर्फोलॉजी में, प्लांट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, प्लांट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हम उसके बिहाफ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी को यूज किया जा सकता है। हालांकि फिजियोलॉजी अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस वाइटल एक्टिविटीज। आपने लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी उनमें थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टी दी हुई है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज vital activities. These are biochemical reactions. Biochemical reactions means जो बॉडी के अंदर हो रही हैं और उनमें फिर एनर्जी इन्वॉल्व होगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी किसी प्रोसेस में या फिर एनर्जी यूज होगी। हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। आप लोगों को वॉइस क्लियर है, मतलब और लाउड तो नहीं बोलना मुझे? सर सही है, क्लियर है। ओके ओके। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट है। जहां तक हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो वाइटल है हमारे या प्लांट के लिविंग होने के लिए जरूरी है। हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। अदरवाइज आप एनिमल फिजियोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं तो वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। सो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंसेस है वो एक जगह से दूसरी जगह, वन डायरेक्शन टू अनदर मूव करते हैं, तो किस तरीके से मूव करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो मूव करते हैं, फिर मूवमेंट होने के लिए बेसिक रीजन या फोर्स क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाटर जो मेन कंपोनेंट है प्लांट के लिए, प्लांट की लाइफ के लिए, वो सबसे यूनिक है, बिकॉज प्लांट के लिए जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो वाटर है। अनलाइक एनिमल्स जहाँ पे ब्लड आप पढ़ते हैं या फिर लिम्फ बॉडी फ्लूइड है, या बहुत सारी जगह इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ा होगा आपने, प्लांट्स के लिए जो कनेक्टिंग फ्लूइड है दैट फ्लूइड इज वाटर। और क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है इसलिए इस पर जो डिजोल्व फॉर्म में सोल्यूट्स होंगे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, विद इन द सेल ऑल्सो दे कैन मूव, वो मूव करते हैं। उसी बेसिस पे हमें इस प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट करना है। एक चीज याद रखिएगा, आप लोग अभी नीट में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हैं, तो नीट की प्रिपरेशन के लिए वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी आपको आना चाहिए, है ना। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये हुआ कि धीरे धीरे सिलेबस कंसाइज होता गया। और क्योंकि पेपर एटलीस्ट बॉटनी, जूलॉजी, बायो, या मैं बॉटनी की बात करूँ तो क्योंकि एग्जाम में बाहर से कुछ नहीं आता, इसलिए आपको एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पता होना चाहिए। एनसीईआरटी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रैंडम वे में लिखी गई है, कुछ चीजें यहाँ दे रखी है, इसी से लिंक चीजें किसी और चैप्टर में दे रखी है, किसी और जगह दे रखी है। और जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो सबको एक साथ कंसाइज करके दिया जाता है। तो इसलिए अगर हम जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें प्लांट्स का मतलब क्या है, प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्लांट किंगडम फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म। नो डाउट कि हम मोस्ट ऑफ द केस में जब एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो किसी हायर प्लांट का लेते हैं,
बट कभी अगर ऐसा हो कि नहीं, व्हाट अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, तो उसमें कुछ चेंज नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, सभी प्लांट के लिए ये चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का आपको अगर याद हो, तो उसमें जो बेसिक डिस्कवरीज है वो तो क्लोरेला पे ही हुई है। क्लोरेला एक सिंगल सेल का ग्रीन एल्गा है। तो अगर एल्गी पे डिस्कवर होके वो हायर प्लांट पे अप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स की फिजियोलॉजी इज सेम फॉर ऑल द प्लांट्स, और इसलिए हम उसे किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट हमारे लिए एक सिंगल सेल का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया, ये सब सिंगल सेल के प्लांट्स हैं। और यहाँ से लेके आप टॉलेस्ट ट्री तक अगर जाना चाहें, जो आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है, सिकोया, एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस, यहाँ तक जा सकते हैं। तो जब चीजें यानी सब्सटेंसेस मूव करेंगे विद इन द प्लांट सिस्टम, तो वो एक ही सेल के अंदर भी मूव कर सकते हैं, वन सेल टू नियर बाई सेल में मूव कर सकते हैं, वन टिश्यू टू नेक्स्ट टिश्यू मूव कर सकते हैं, इवन वन प्लांट पार्ट टू अदर प्लांट पार्ट भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्ट है, लाइक जिंक है या मैग्नीज है, तो मैग्नीज अगर रूट से अब्जॉर्ब हुआ और अगर वो ट्री के टॉप तक जा रहा है, तो वो रूट से लेके ट्री के टॉप तक जा रहा है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई। बट अगर प्लांट माइक्रोस्कोपिक है, तो भी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक प्लांट के लिए किसी एक मिनरल का मूवमेंट किसी दूसरे पार्ट पे जाना भी डिस्टेंस में कवर्ड होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली चीज ये आती है कि कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट है। अगर आप इसको देखेंगे कि व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बेसिकली ये दो टाइप का है, आप इसे इन शॉर्ट ले सकते हैं। कौन कौन से टाइप होंगे? एक कहलाएगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब आप ले सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर लेनी होगी, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो सकती है, सिंगल सेल। एटलीस्ट क्लोरेला से छोटा तो कोई प्लांट नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल, बिकॉज क्लोरेला सिंगल सेल का है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल की जा सकती है वो विद इन सेल हो सकती है। सो इट विल बी इंट्रा सेलुलर। एक ही सेल के अंदर अगर कोई चीजें मूव कर रही हैं, तो वो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। और अगर वन सेल टू नियर बाई सेल जा रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये इंटर सेलुलर है। जैसे रूट का डायग्राम बनाए, तो रूट की एपिडर्मिस से रूट की एपिडर्मिस में रूट हेयर है जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और रूट हेयर से नियर बाई सेल में जाना हो, नेक्स्ट टू रूट हेयर जो सेल आएगी, अगर उसमें वाटर का मूवमेंट होगा, तो ये दो सेल के बीच में हो गया, तो ये इंट्रासेलुलर हो गया। और रूट हेयर क्योंकि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो अगर मान ले कि वाटर रूट के टिप से लेके रूट के लास्ट तक, ये रूट हेयर के टिप से लेके रूट हेयर के बेस तक अगर जाता है, तो विद इन द सेल इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं, तो आप इसे मान सकते हैं इट टेक प्लेस फ्रॉम वन टिश्यू टू अदर, और वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जा सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है ना। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एनाटॉमी में अगर रूट का डायग्राम याद है, तो उसके हिसाब से आप मान लीजिए कि एपिडर्मिस से लेके रूट के जाइलम तक आया, तो एपिडर्मिस क्रॉस होगा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, पेरीसाइकिल आएगा अगर प्रेजेंट है तो, फिर उसके बाद रूट में जो भी है प्रोटोजाइलम पहले आएगा, फिर मेटाजाइलम आएगा। तो रूट हेयर से लेके मेटाजाइलम तक है, तो हमारे हिसाब से ये माइक्रोस्कोपिक है, बट प्लांट के हिसाब से ये इनफ डिस्टेंस है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और फिर आपको पता ही है कि रूट वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ को प्रोवाइड करती है। तो रूट से लीफ में जा रहा है, तो वन पार्ट टू अदर पार्ट भी हो सकता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस कहलाता है। कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं? मटेरियल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड,
प्लांट्स में क्या क्या चीजें मूव करती हैं, और फिर जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है, हमें ये भी देखना है। तो डायरेक्शन भी क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे प्लांट में यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे लिए वाटर है, और वाटर खुद अपने आप में भी मूव करती है। तो वाटर कैसे मूव करेगा? वाटर रूट से मूव करके ट्री के टॉप तक। अभी मैं बार बार रूट बोल रहा हूँ तो आप ये मान लीजिए कि उस प्लांट में रूट है। अगर नहीं है तो फिर वेरियस ऑप्शंस आ सकते हैं, बट अभी हम इन जनरल फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम प्लांट कंसिडर कर लेते हैं। इसमें रूट से लेके और उसका टॉप जहाँ पे ब्रांचेस या फ्लावर या फ्रूट होगा वहां तक जाएगा। कभी भी रिवर्स नहीं होता है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लीफ को वाटरिंग करें और लीफ से वाटर मूव करके रूट में आ जाए, ये डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो वाटर मूव करेगा, और वाटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इट इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। और कहाँ से मूव करता है? थ्रू जाइलम। वो मैं आगे पढ़ नहीं है कि जाइलम से वाटर का मूवमेंट होता है, पर ये कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा, है ना। इसी तरीके से फिर आगे आप चैप्टर में मिनरल्स पढ़ेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि दीज मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक, जो आपको मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाए जाएंगे। आप वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स कंसिडर कर लीजिए। ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो वैसे तो ये वाटर के साथ जाते हैं, तो ये भी इसी तरीके से आना चाहिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि वाटर के साथ साथ तो जाएंगे ही, पर दूसरी चीज ये आएगी कि मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। और क्योंकि ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इनको सेनेसेंस के टाइम पे रिवर्स कर लिया जाता है। जब लीफ प्लांट से टूटने वाली होती है या फ्रूट फॉल होने वाला होता है, तो जो फ्री स्टेट में मिनरल्स होते हैं दे आर विदड्रॉ बैक, उन्हें वापस ले लिया जाता है। तो डायरेक्शन दो हो गए। एक डायरेक्शन तो ग्रोइंग स्टेट में हो गया, जैसे वाटर जा रहा है वैसे मिनरल्स भी जा रहे हैं। बट एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस दे आर रिवर्टेड बैक, उन्हें वापस लाया जाता है। तो मिनरल का डायरेक्शन जब आएगा तो बाई डायरेक्शनल होगा। क्लियर? सर ये मिनरल्स वापस किसके साथ आते हैं वापस? वाटर के साथ ही आएंगे। तो सर अगर वाटर यूनिडायरेक्शनल है तो फिर रिवर्स में कैसे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी लगा के उसे अगेंस्ट द ग्रेडियंट ला सकते हैं, ओके 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 सर। है ना। फेवरेबल डायरेक्शन में है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ले जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है मिनरल सर। एक्टिवली, हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, इसीलिए बाई डायरेक्शनल है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करना हो मुझे, मान लीजिए नीट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन केस ऑफ ग्रोइंग प्लांट मिनरल्स आर डायरेक्टेड एज, ट्रांसपोर्टेड एज, तो फिर आंसर यूनिडायरेक्शनल आएगा, बिकॉज वहां पे कहा गया कि प्लांट ग्रोइंग स्टेट में है। और ग्रोइंग स्टेट में प्लांट सेनेसेंस में एंटर नहीं करता। सेनेसेंस में जब एंटर करेगा तो प्लांट मैच्योर या ओवर मैच्योर हो चुका होगा, तब आएगा। तो जब इन जनरल आंसर करना है तो बाई डायरेक्शनल। अगर कहीं कह दिया जाए कि प्लांट ग्रोइंग स्टेट में है तो यूनिडायरेक्शनल, है ना। एक एक वर्ड से आपका आंसर चेंज होगा, है ना। एक चीज हमेशा माइंड में रखिए कि मेरे सब्जेक्ट में, मतलब बॉटनी या बायो के लिए कहा जाए, मैं पूरी बायो के लिए भी बोल सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस आपका आंसर आता है। आपका कोई डेडलाइन नहीं है कि आप ऐसा याद कर लें तो ऐसा ही होता है। आपको गिवन फोर ऑप्शंस में से एक चूज करना है। कई बार ये भी होता है कि सारे आंसर्स गलत हैं, बट फिर भी आपको चूज करना है, तो आप नियर करेक्ट पे जाते हैं। करेक्ट तो नहीं हो सकता, बट नियर करेक्ट हो सकता है। ऐसा भी होगा कि मोर देन टू ऑप्शंस आर करेक्ट बट वी हैव टू चूज ओनली वन, तो आपको बेटर आंसर चूज करना होता है। ज्यादा सही क्या है वो लिखना होता है, वो करना होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऑप्शंस के, अब जैसे मान लीजिए आप याद कर लें एनसीईआरटी के लाइन के मिनरल्स तो बाई डायरेक्शनली मूव होते हैं, बट मैंने तो क्वेश्चन दे रखा है कि इन केस ऑफ ग्रोइंग प्लांट मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड एज, तो इट मीन्स कि फिर आंसर यूनिडायरेक्शनल होगा, बिकॉज ग्रोइंग प्लांट में सेनेसेंस नहीं हो सकता। सेनेसेंस एक एजिंग का प्रोसेस है जो आफ्टर मैचुरेशन ही हो सकता है, यंग स्टेज में सेनेसेंस नहीं आ सकता, है ना। तो इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। अगर हम मिनरल्स में फूड को कंसिडर कर लें, जो बेसिकली ऑर्गेनिक मिनरल्स कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बना, तो वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज अगर मूव करता है तो कैसे मूव करेगा। तो फूड के लिए आगे आप पढ़ेंगे सोर्स टू सिंक कॉन्सेप्ट वर्क करता है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सोर्स नीचे है, सोर्स और सिंक हमने अपर साइड में बनाया है, या रिवर्स कर दीजिए कि सोर्स अपर साइड में है। भाई लीफ से फूड अगर स्टोर हो रहा है और पोटैटो का ट्यूबर अंडरग्राउंड है, तो लीफ से पोटैटो के ट्यूबर में जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया।
बट ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनमें लीफ के अपर साइड पे फ्रूट होता है और फूड फ्रूट में स्टोर होता है, तो वो लीफ से अपर साइड में भी जा रहा है। इवन ये भी पॉसिबल है कि लीफ यहाँ पे है, फूड यहाँ पे मूव करना है, तो ये लेटरल डायरेक्शन हो जाएगा। तो फूड का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना। ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है या मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है ना। बट ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये सोर्स से सिंक पे ही मूव करेगा, है ना। इस तरीके से याद रखिएगा। और फिर एक चीज हो सकती है हमारे लिए, प्लांट हार्मोन। ये हम अलग से कैटेगरी बना ले रहे हैं क्योंकि हमें अलग से चैप्टर पढ़ना है। हार्मोन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। हार्मोन्स भी मूव करते हैं प्लांट्स में वाटर के साथ। और हार्मोन्स की भी स्पेशलिटी होती है। बायोमॉलिक्यूल्स में आपने कंसिडर किया होगा, अगर कभी पढ़ा है, हार्मोन और एंजाइम का एक बेसिक डिफरेंस है। एंजाइम जहां बनते हैं वहीं यूज होते हैं। एंजाइम का कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। आप एनिमल सिस्टम पे सोच के देख लीजिए, हमारे जो भी बॉडी के एंजाइम्स हैं वो कभी ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में बना और स्टमक में ही यूज हो गया। बट अगर हार्मोन्स हैं तो पिट्यूटरी में बने हैं तो पिट्यूटरी में यूज नहीं होते। अगर टेस्टिस में बने हैं तो जिस सेल से बने हैं उस सेल में यूज नहीं होते। हार्मोन्स आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड, एंजाइम्स आर नेवर ट्रांसपोर्टेड। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो प्लांट हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और हार्मोन्स का एक ही काम है, जहां बने हैं वहां से निकल के जहां पे उन्हें एक्शन करना है, जहां उनकी रिएक्टिव साइट है, जहां एक्शन साइट है, वहां जाके वर्क करना। तो इनका डायरेक्शन भी एसेंशियली यूनि डायरेक्शनल आता है। ये भी एक ही डायरेक्शन में ग्रुप करेंगे। और मैं यहाँ इन शॉर्ट लिख देता हूँ, वैसे तो मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ना ही है। फ्रॉम सिंथेसिस साइट, जहां प्लांट के हार्मोन बनते हैं, वहां से टू रिएक्शन साइट जहां पे उन्हें काम करना होता है। जैसे ऑक्सिन अगर आपको याद है पहले से, तो ऑक्सिन बनता है मान लीजिए शूट की टिप पे, फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। तो शूट की टिप से वो मूव करके रूट की टिप पे जाएगा एंड वहां जाके इंडक्शन करेगा। अगर रूट की टिप पे बन रहा है मान लीजिए, तो वो शूट की टिप पे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शूट की टिप पे बने और शूट की टिप में यूज हो जाए ना। तो जहां बनते हैं वहां कहीं यूज नहीं होते, तो उनका ट्रांसपोर्ट भी सिंगल। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आ गई। अब ये ब्रॉड कैटेगरी हो गई, प्लांट हार्मोन 5th चैप्टर है। फूड का ट्रांसपोर्ट आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें दे रखा है आपका टॉपिक, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करके लिखा है। मिनरल न्यूट्रिशन वैसे तो 2nd चैप्टर है, बट इसमें भी थोड़ा सा दे रखा है। और वाटर के बारे में तो इसी चैप्टर में आगे एब्जॉर्प्शन एंड वाटर, और फिर उसके बाद वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, ये सारी हेडिंग्स दी हुई है। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में चीजें डिस्कस करनी है। फिर इन सब चीजों के लिए फोर्स क्या है। अगर वाटर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो क्यों ट्रेवल कर रहा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो फर्स्ट हेडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही दी हुई है, किस तरीके से होता है। अब इसको ब्रॉड कैटेगराइज करें तो ट्रांसपोर्ट दो टाइप का है। एक आप पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या क्या चीजें हैं। हमेशा जब भी कभी आप फिजियोलॉजी या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी को जिन साइंटिस्ट, जिन फिजियोलॉजिस्ट ने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर किया, उन्होंने हमेशा एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात की है। बिना रेफरेंस के नहीं हो सकता है ना। इट्स ऑलवेज ए रिलेटिव मैनर। जैसे अगर आज कहा जाए कि मेरा डाइजेशन खराब हो गया, तो मुझे उसका एक रेफरेंस पता है कि डाइजेशन के सही होने का मतलब ये है, और इसके कंपैरिजन में खराब हो गया। और खराब होने में वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे, जैसे हाइपर और हाइपो आप हर चीज के लिए पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए जो रेफरेंस माना गया हमारा, हमारा एक रेफरेंस ग्रेडियंट है, एंड दैट ग्रेडियंट इज हाई टू लो। हम जब भी किसी चीज का रेफरेंस लेंगे, कांस्टेंट है ये, तो हाई टू लो कंसिडर किया जाएगा। अगर ये हाई है और ये लो है, तो मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये रेफरेंस है ना। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब मान लीजिए किसी चीज को मूव करना है, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज दिस ब्लू पेन, तो ये हाई से लो में जा रहा है।
डायरेक्शन भी यही है और जाना भी इसे इसी डायरेक्शन में है, तो ये अलोंग द ग्रेडियंट कहलाएगा। मान लीजिए रिवर नॉर्थ से साउथ पे फ्लो कर रही है, रिवर का फ्लो एन से एस की तरफ है, और उसमें सर स्क्रीन हो रही है। स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है। आ, आप लोग कुछ नेट कनेक्शन का इश्यू हो सकता है, अदरवाइज कैमरा तो स्टिल है। चलो फिर से देखते हैं। तो एक रिवर नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है और बॉडी को भी नॉर्थ से साउथ पे ही जाना है। कुछ मत करिए, अगर बॉडी को आप रेस्ट पे भी छोड़ देंगे तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर इन रिवर बॉडी भी फ्लोट करके चली जाएगी। इसी तरीके से प्लांट्स में भी है कि अगर अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट है हाई टू लो, उसी डायरेक्शन में सब्सटेंसेस को मूव करना है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना। इट अकर अलोंग द ग्रेडियंट। अलोंग द ग्रेडियंट होगा, अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब हाई टू लो। ग्रेडियंट हमारा क्या है, रेफरेंस ग्रेडियंट हाई टू लो दिया हुआ है। इसी डायरेक्शन में अगर मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स को मूव करना है तो ही, और ऐसा करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी है, तो इसलिए हमेशा ये होगा विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। अगर रिवर का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट पे भी छोड़ दीजिए तो भी आप चले जाएंगे, आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है नॉर्थ से साउथ पे जाने के लिए। बट अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो, रिवर का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, आप साउथ से नॉर्थ पे मूव करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए यूज होगा एनर्जी का, यूज ऑफ एनर्जी आएगा। एंड इन लिविंग सिस्टम एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी। तो प्लांट को इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, देन ओनली जो है वो ये मूव कर सकता है। तो यूज ऑफ एनर्जी के साथ होगा तो पैसिव, ये एक्टिव होगा, विदाउट एनर्जी ये पैसिव। फिजियोलॉजी में बहुत सारी जगह लिखा होगा एक्टिव है पैसिव है, जब भी एक्टिव पैसिव लिखा हो तो उसका बेसिक यही है। इन एनी केस अगर एक्टिव से पैसिव में है या पैसिव से एक्टिव में है, तो आपको यही चीजें समझनी है। इसी बेस पे पूरी फिजियोलॉजी है। किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का जो फाइनल कंसेप्ट या रीजन आएगा, उसका आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। अगर आप कहते हैं कि वाटर रूट से ट्री के टॉप तक जाता है, ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब है कि वाटर रूट में ज्यादा है और ट्री के टॉप में कम, और ये अलोंग द ग्रेडियंट मूव करके चला गया, है ना। अगर हम ये कहें कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, तो आप मान लीजिए कि लो टू हाई, अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लो टू हाई हो जाएगा। अगर अलोंग का मतलब हाई टू लो है, तो अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लो टू हाई हो जाएगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हमेशा एक कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। जैसे अगर हम स्विम करने की बात करें तो हमारे लिए कैरियर क्या है, हमारे हाथ पैर। अगर आप पानी में हाथ पैर नहीं चलाओगे तो डूब जाओगे। अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर आपको जाना है तो आपको एनर्जी तो यूज करनी है, बट वो एनर्जी आपकी मसल्स यूज करेंगी। तो बिना मसल्स के, बिना मस्कुलर मूवमेंट के आप अगेंस्ट द डायरेक्शन स्विम करके नहीं आ सकते। इसी तरीके से प्लांट्स में अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट कोई चीज मूव करनी है, तो बिना कैरियर मॉलिक्यूल के ये पॉसिबल नहीं है। तो इट ऑलवेज नीड या रिक्वायर एक कैरियर, एक कैरियर चाहिए। और कैरियर हमेशा एक प्रोटीन ही होगी। एज पर बायोमॉलिक्यूल इट नेवर बी कार्ब्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकते, हमेशा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा जो कैरियर का काम करेगा। जहां तक पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात है, इसमें कैरियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट रिक्वायर एक कैरियर। इसमें कैरियर आ भी सकता है, कैरियर नहीं भी आ सकता है, तो ये दोनों बातें आएंगी। बट यहाँ पे ऑलवेज है, इट ऑलवेज नीड ए कैरियर मॉलिक्यूल। अब कैरियर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। अगर आप कोई भी चीज या कोई भी काम किसी पे डिपेंडेंट है 100%, क्योंकि ऑलवेज लिखा है, तो इट मीन्स कि उस डिपेंडेंट के हिसाब से चीजें ऑपरेट होंगी। जैसे यहाँ पे कैरियर पे अगर ये ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है, तो जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द कैरियर, और फिर कैरियर की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को गवर्न करेंगी। कैरियर की प्रॉपर्टी यहाँ तो हमेशा आएंगी, यहाँ पे आएंगी, नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती है। मे और मे नॉट रिक्वायर लिखा हुआ है,
तो कैरियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ कैरियर हमेशा होगा। अब कैरियर की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैरियर की प्रॉपर्टी एक तो ये होती है, इट इज लाइबल टू सैचुरेट। कैरियर का सैचुरेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए कैरियर 10 मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करा सकता है, तो 11th मॉलिक्यूल उस पर ऐड नहीं हो सकता। एक टाइम के बाद कैरियर का सैचुरेशन हो जाएगा, 100% सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब सारी चीजें कवर अप हो गई। अब अगर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल को मूव करना है, तो जब तक ये कैरियर अनसैचुरेट नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज नहीं करेगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए सैचुरेशन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैरियर अगर 100 मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा है तो आप उस पर 90 है, कोई इशू नहीं है, 190 कर देंगे तो इशू आ जाएगा। 101 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 100 मॉलिक्यूल को ही मैक्सिमली कैरी कर सकता है, तो लाइबल टू सैचुरेट आएगा। दूसरी चीज क्या है, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर हो जाएगा। अगर आप कैरियर को इनहिबिट कर देंगे तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होगा ही नहीं ना, कैरियर ही नहीं काम कर रहा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो ये रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर है, आप कैरियर को ब्लॉक कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट अपने आप रुक जाएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज हाईली स्पेसिफिक। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप किसी भी कैरियर पे कोई भी मॉलिक्यूल लोड कर देंगे, कैरियर अपने मॉलिक्यूल्स को चूज करता है। स्पेसिफिक है कि अगर एक्स कैरियर प्रोटीन है तो वो ए मॉलिक्यूल को लेके जा सकती है, बी को नहीं। तो ये कैरियर की प्रॉपर्टीज हैं कि कैरियर इज लाइबल टू सैचुरेट, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर एंड हाईली स्पेसिफिक। हालांकि ये कैरियर यहाँ भी आएंगे, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर आ रहा है तो ये सेम चीजें यहाँ भी इन्वॉल्व होंगी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बेसिक चीजें यही है। पैसिव क्या भी हम पढ़ेंगे, पैसिव कितने अगेंस्ट का कोई टाइप नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ही है। जब भी कभी अगेंस्ट द ग्रेडियंट कोई काम होगा, ये पैराग्राफ वर्क कर जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि ऑप्शंस आ गए, कैरियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस हिसाब से फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के और अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, है ना। जैसे डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, फिर एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, फिर आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, इम्बाइबिशन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पैसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आती हैं। एक्टिव एक ही है, एक्टिव में कोई इश्यू नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अगेंस्ट द ग्रेडियंट with use of energy, always need a carrier molecule, and carrier is highly specific, liable to saturate and responsive to inhibitor। आपको ये याद रखना है। तो हमने एक्टिव और पैसिव को डील कर लिया। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पैसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ने। सो फर्स्ट वन इज सिंपल। आप सिंपल वर्ड यूज करें या ना करें, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, आप जो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में स्टार्टिंग का पोर्शन है, आप कह सकते हैं कि एक चैप्टर का फर्स्ट हाफ है, जो बेसिकली उन सारे प्रिंसिपल्स पे डील करता है जिनके बेस पे फिजियोलॉजी को आगे स्टडी करना है। और फिर इस चैप्टर के सेकंड हाफ में कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आ जाएंगे, लाइक वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सैप, मिनरल एब्जॉर्प्शन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये सब। बट जब तक आप शुरू के ये पढ़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स, इन्हीं पे डिपेंडेंट है पूरी फिजियोलॉजी, तो इसीलिए हमें पढ़ना है। डिफ्यूजन को सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दिया गया था। ऐसा नहीं है कि बायो का डिफ्यूजन फिजिक्स या केमिस्ट्री के डिफ्यूजन से कुछ अलग हो जाएगा, सब कुछ सेम है, बस आपको अप्लाई प्लांट पे करना है। डिफ्यूजन कैसे होता है, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है कि डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होगा वो रैंडम होगा। रैंडम समझते हैं, नॉन डायरेक्शनल। डिफ्यूजन का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपने ब्राउनियन मूवमेंट कहीं पढ़ा होगा, तो इट्स अ टाइप ऑफ रैंडम मूवमेंट, जहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। तो रैंडम मूवमेंट होगा, किस चीज का होगा, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, आयंस का डिफ्यूजन हो सकता है, पार्टिकल्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जो भी चीज डिफ्यूज करते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। तो एक तो रैंडम मूवमेंट है, और दूसरा इनमें से किसी भी चीज का डिफ्यूजन हो सकता है। कहां से होगा, फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरी डेफिनेशन किसी भी बुक से, केल्विन का स्टडी मॉड्यूल या आपको चीजें जो भी प्रोवाइड की गई होंगी उनमें से आप पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। सो आपको जो चीजें याद रखनी है कि डिफ्यूजन रैंडम होता है, और जो भी सब्सटेंस डिफ्यूज करते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई और भी चीज आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब ये हाई और ये लो और इसी डायरेक्शन में से मूव करना है, तो उसमें कोई एनर्जी तो लगेगी नहीं। इसी को सिंपल डिफ्यूजन बोला जाता है। दैट इज रैंडम मूवमेंट ऑफ diffusing substance from the area of their higher concentration to that of their lower concentration is called diffusion। बहुत सिंपल है ना। अब डिफ्यूजन जिस भी मीडियम के अंदर हो रहा होगा, मान लीजिए ये एक चैम्बर है जिसके अंदर ये डिफ्यूजन हो रहा है ना। आप एक रूम में फॉर एग्जांपल डीओ स्प्रे करते हैं, तो रूम तो आपका मीडियम हो गया, रूम में एयर एक्ट एज ए मीडियम, और जो डीओ के अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस है परफ्यूम, वो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस हो गया। जैसे आपने डीओ का नोजल प्रेस किया तो डीओ की कैन में वो सब्सटेंस अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और एयर में या रूम के अंदर वो अपनी जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी लो कॉन्सेंट्रेशन पे है। तो जैसे नोजल प्रेस करेंगे एक फ्री कनेक्शन आ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वो मूव कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि रूम में जब डीओ के मॉलिक्यूल स्प्रेड होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, वो रैंडमली सारी जगह मूव कर जाएंगे। तो सेम है, तो उस पॉइंट से ये दिया हुआ है। सिंपल डिफ्यूजन की एक प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज रिक्वायर ए फ्री सरफेस। कोई बीच में बैरियर नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने इसे प्लास्टिक की शीट लगा दी तो ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके नहीं जाएगा, शीट नहीं लगाई तो डिफ्यूज कर ही जाएगा। और अगर मैंने एक क्लॉथ डाला हुआ है तो भी कर जाएगा, बिकॉज क्लॉथ में पोर्स हैं जिनसे ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री सरफेस चाहिए, बैरियर हो या ना हो मैटर नहीं करता। अगर बैरियर है तो इट मस्ट बी डिफ्यूजिबल फॉर दीज सब्सटेंसेस, जिनसे वो क्रॉस करके जा सके। तो इसलिए कि ऑलवेज रिक्वायर है फ्री सरफेस। अब जब ये डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस इस मीडियम में मूव करेंगे तो इस पे वो एक प्रेशर लगाएंगे, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डीपी। डीपी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज सब्सटेंसेस ओवर द मीडियम, है ना। ये रेड में जो है वो यहाँ पे मीडियम है, और ये डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इस मीडियम पे जो प्रेशर लगाएंगे दैट प्रेशर इज डिफ्यूजन प्रेशर। इन शॉर्ट डीपी लिख सकते हैं। तो मीडियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो डिफ्यूजन प्रेशर कहलाएगा। अब जैसे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में या साइंस में इवोल्यूशन हुआ, साइंस में आगे डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे कंसेप्ट भी मॉडिफाई होते गए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन में ही डिफाइन किया गया था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर ये भी देखा गया कि सेम कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, डिफ्यूजन हो सकता है, कंडीशन इज कि प्रेशर बदल दिया जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपने पढ़ा ही होगा, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया। और फिर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो भी डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो फिर चीजें टेम्परेचर के हिसाब से आ गई, एनर्जी के सेंस में आ गई, थर्मोडायनेमिक्स का एरा आ गया। तो जैसे जैसे साइंस आगे गई कॉन्सेंट्रेशन से प्रेशर और प्रेशर से एनर्जी पे, उसी तरीके से फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी चेंज होते गए। डिफ्यूजन को जिस टाइम पे डिफाइन किया गया था तब टाइम कॉन्सेंट्रेशन का था, तो डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेशन की है। अगर इसको आप प्रेशर के हिसाब से लिखेंगे तो आप मान लीजिए कि ये डीओ की बोतल है तो वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, रूम है डिफ्यूजन प्रेशर जीरो है, तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर हो जाएगा। या मान लीजिए कि डीओ के अंदर परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर जीरो यानी कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, बट दोनों वर्क कर सकते हैं, है ना। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, आप चाहें तो यहाँ पे हाई डिफ्यूजन प्रेशर ले सकते हैं और यहां से मूवमेंट हो जाएगा लो डिफ्यूजन प्रेशर। हर जगह ये जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो हो तो प्रेशर भी लो हाई टू लो कर दोगे, बट पहले कॉन्सेप्ट के लिए ये वर्क करता है। सिंपल डिफ्यूजन के लिए मैटर नहीं करता
आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन लिखिए या हाई डीपी से लो डीपी लिखिए, एक ही बात है। मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर टू दैट ऑफ देयर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर। सिंपल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिफ्यूजन का रेट अफेक्ट करता है? सिंपल है, फिजिक्स में जैसा आप पढ़ते हैं वैसे ही है। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, डीपी लिख दे रहे, डी आर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उतना ही डिफ्यूजन का रेट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 100 का डिफरेंस है तो बहुत तेजी से होगा, 50 का डिफरेंस है तो आधा तेजी से होगा, 10 का डिफरेंस है और तेजी से कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। स्टेट ऑफ द मैटर आप पढ़ते ही है कि गैसेस के अंदर फास्टेस्ट डिफ्यूजन है, फॉलोड बाय लिक्विड स्टेट, लीस्ट इन सॉलिड स्टेट। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन इटैलिक करके लिखी हुई है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अब देखो दो चीजें हैं, वाटर क्या काम करेगा? वाटर डिफ्यूज भी कर सकता है और वाटर मीडियम भी बन सकता है ना। वाटर एक डिफ्यूजिंग सब्सटेंस भी हो सकता है, वाटर एक मीडियम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एक कमरे में एयर है तो ये मीडियम हो गया, और इसमें आपने हॉट एयर, बॉइलिंग वाटर रख दिया, तो बॉइलिंग वाटर मतलब वेपर स्टेट में वाटर है, तो गैस के अंदर यानी मीडियम में गैस का डिफ्यूजन कंसिडर कर रहे हैं आप। क्लियर? ऐसे आपने अब उल्टा, अभी तो यहाँ पे वाटर का डिफ्यूजन हुआ एयर के अंदर। क्लियर? अब मैं वाटर को मीडियम बनाऊंगा। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें आप एक पिंच सॉल्ट या शुगर ऐड कर दीजिए, तो वाटर यहाँ पे मीडियम हो गया, और जो आपने ऐड किया सॉल्ट या शुगर वो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस हो गया। इसको केमिस्ट्री में जब आप सोल्यूशन समझेंगे तो सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट का डिफ्यूजन है। और सॉल्वेंट वाटर तो है ही, बट कई बार वाटर एज ए सल्यूट भी वर्क करता है। वो डिपेंड करता है कि वाटर सल्यूट बनेगा नहीं बनेगा, बट वाटर सॉल्वेंट तो होता ही है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि वाटर का डिफ्यूजन और वाटर में डिफ्यूजन दो अलग अलग चीजें। इसी तरीके से सॉलिड में डिफ्यूजन और सॉलिड का डिफ्यूजन। सॉलिड का डिफ्यूजन का मतलब ऐसे ही कि आपने पानी में एक चम्मच चीनी डाल दी तो चीनी सॉलिड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में सॉलिड का डिफ्यूजन। और अगर ऐसे इमेजिन करें कि एक बर्फ की ब्रिक है, आइस ब्रिक है, और उसके ऊपर आपने एक ओडोनिल को रख दिया, तो सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी ने इटैलिक करके इसीलिए एम्फेसाइज किया कि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि डिफ्यूजन किस चीज का हो रहा है और किस में हो रहा है, और स्टेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी पढ़ा होगा, डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। स्मॉल डी क्या है? ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। इसी को आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन पे डिफ्यूजन वर्क करता है। ठीक है? फिर हम इस चीज को फिजियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं। प्लांट्स में डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये आपको बस आगे आपको, क्योंकि फिजियोलॉजी पढ़नी ही है, तो बेसिकली हमें यही देखना था कि प्लांट में डिफ्यूजन वर्क कैसे करता है। अब मान लीजिए जैसे स्टोमेटा खुला, तो स्टोमेटा खुलने पे क्या होगा? लीफ के अंदर वाटर के वेपर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर कम है। तो जैसे ही स्टोमेटा खुला, एक फ्री सरफेस हो गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर मूव करके लो कॉन्सेंट्रेशन पे चला गया। तो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू रेस्पिरेशन नाइट में एक्यूमुलेट हुई, जैसे स्टोमेटा खुला CO2 डिफ्यूज करके बाहर चली गई। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो मान लीजिए रेस्पिरेशन के टाइम पे अंदर आ गई। तो ये डिपेंड करता है ना। सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन में इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ये प्रोसेस डिटेल में पढ़नी ही है। गैशियस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी आएगा डिफ्यूजन,
और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके अंदर डिफ्यूजन वर्क करेगा। तो इसलिए आपको डिफ्यूजन पढ़ाया गया कि जब भी कभी अलोंग द ग्रेडियंट मूव होगा, किसी भी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल का रैंडम मूवमेंट होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, एक फ्री सरफेस की रिक्वायरमेंट केवल आएगी, देन उसको आप सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हैं। टेम्परेचर ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा। अगर गैस स्टेट में है तो सबसे तेजी से डिफ्यूजन होगा, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी जितनी कम होगी डिफ्यूजन का रेट उसके दुगने टाइम से और ज्यादा निकल के आएगा। ये सारे फैक्टर्स भी आपको याद रखने हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी सिंपल डिफ्यूजन की। क्लियर? सिंपल डिफ्यूजन हर जगह वर्क करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जहां भी आप लाना चाहें ला सकते हैं। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फैसिलिटी के बारे में देखते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है ये भी डिफ्यूजन। ये सिंपल है, ये फैसिलिटी। अब फैसिलिटी क्यों चाहिए? सिंपल डिफ्यूजन हर जगह जैसे मैंने बोला अप्लाई कर सकते हैं, फैसिलिटेटेड हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है ना। एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल। सर स्क्रीन ब्लर ब्लर हो रही है। बेटे ब्लर कुछ नेट इश्यू हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं तो ब्रॉडबैंड से पढ़ा रहा हूँ, सबको आ रहा है क्या ब्लड? यस सर। चलो कोशिश करो, देखते हैं। आप लोगों का हो सकता है ग्रुप बन जाएगा तो मैं ये जो हैंडआउट्स है ना पीडीएफ फाइल बना के आपको दे दूंगा, और वीडियो तो रिकॉर्ड होके आपको मिलेगा ही। तो फिर जहां जहाँ पे कोई भी इश्यू अगर आ रहा है तो वो फिर रिजॉल्व किया जा सकता है ना। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए केवल आएगा। ऐसा क्यों कहा गया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए हम क्यों पढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है। अब बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, या कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जिसमें भी आपने इस पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी थी, मैं बनाता हूँ ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है मान लीजिए, है ना। अगर आप इसको बनाते भी तो प्रोबेबली यहाँ पे ये बाई मॉलिकुलर लिपिड लेयर आएगी, एक्सटेंसिक इंटेंसिक प्रोटीन बनाएंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स के कुछ यूनिट्स ग्लाइकोकैलिक्स बनाएंगे। इस तरीके से ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम मान लीजिए। अब कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैंने जैसे लिखा है ऊपर कि डिफ्यूजन हाई टू लो होता है, तो चीजें यहां से यहाँ मूव करनी चाहिए, बट नीचे ये भी लिखा है इट ऑलवेज रिक्वायर ए फ्री सरफेस। अब मान लीजिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और आपने पढ़ा है कि ये लाइपोप्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा। तो जो चीजें लिपिड में सॉल्युबल है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो यहाँ से यहाँ चली जाएंगी ना, क्योंकि लिपिड अगर बीच में आ भी रहा है, लिपिड की लेयर आ भी रही है, तो लिपिड एक फ्री सरफेस प्रोवाइड कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक चीज हो, यहाँ पे मान लीजिए अल्कोहल होता, तो अल्कोहल यहाँ से यहाँ मूव करके चला ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑयल होता, हमारी स्किन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गई, लिविंग टिश्यू है, सेल आएगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आएगी। आप बॉडी लोशन लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो ही जाता है ना, क्योंकि बॉडी लोशन लिपिड बेस्ड है, तो लिपिड आपकी बॉडी में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आप स्किन के ऊपर पानी लगाइए तो क्या पानी एब्जॉर्ब होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज नॉट सॉल्युबल इन लिपिड। तो वाटर डिफ्यूज करके आपकी स्किन से नहीं जा सकता, आपको पानी पीना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है स्किन पे पानी डालो और पानी अंदर पहुंच जाएगा। तो हाँ, क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है वो सब लिपिड बेस्ड हैं, इसलिए जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो कहीं से भी डिफ्यूज करके चले जाएंगे। बट ऐसे सब्सटेंस जो वाटर है या वाटर में सॉल्युबल है उनको प्रॉब्लम होती है, वो लिपिड को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो लिपिड को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते तो फिर सेल में वाटर जाएगा कैसे? फिर इसके लिए एक ऑप्शन है फैसिलिटी का। हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम एक ऐसा पाथ बनाएंगे
एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे, दिस इज कैरियर, और ये प्रोटीन का ही होगा। जहां से सब्सटेंस मूव करेंगे, ये यहां से नहीं कर सकते, ये सिर्फ यहीं से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो सब्सटेंस है वो क्या है, या तो वाटर है या वाटर में डिसॉल्व है। जो वाटर डिसॉल्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, वाटर लविंग। कोई सब्सटेंस वाटर में है या वाटर में डिसॉल्व है, और वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना चाह रहा है, तो फिर वो हर जगह से नहीं जा सकता, फिर वो एक पर्टिकुलर चैनल है कैरियर मॉलिक्यूल। सर हाँ सर थोड़ा पेपर ऊपर कर लो, नीचे का दिख नहीं रहा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। चलो, तो वाटर और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ये क्रॉस करके जा सकते हैं, ये यहाँ से नहीं जा सकते हैं ना। समझाने की चीज सिर्फ ये है, क्योंकि ये वाटर है तो ये लिपिड में सॉल्युबल तो है नहीं जो हर जगह से मूव कर जाएगा। ये केवल इसी जगह से मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिपिड नहीं आ रहा है, यहाँ प्रोटीन आ रहा है, और ये वाटर लविंग प्रोटीन है, तो इसलिए ये चीजें यहाँ से मूव करके जा सकती है। ये डिफ्यूजन, ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी है वो डिफ्यूजन की है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, रैंडम मूवमेंट, बट वाया ए कैरियर। एंड वाया ए कैरियर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वो वाटर और वाटर लविंग सब्सटेंसेस हैं। यही इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी सब्सटेंस को एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करके जाना है और वो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल है, तो फिर वो कैरियर प्रोटीन से होके ही जाएगा। इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस होता जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, लिपिड सॉल्युबल है, मान लीजिए यहाँ पे होता, ये कहलाएगा फिर लाइपोफिलिक लिपिड लविंग, तो फिर वो यहीं से यहीं चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वाटर या वाटर सॉल्युबल है तो वो कैरियर से ही जा सकता है। और कैरियर आ गया तो कैरियर की जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, हाईली सिलेक्टिव, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर और लाइबल टू सैचुरेट, वो तीनों प्रॉपर्टी फिर यहाँ भी अप्लाई होंगी। बस ये अलोंग द ग्रेडियंट है, यहाँ एनर्जी खर्च नहीं हो रही, अपने आप मूव करके जा रहा है। तो इसी को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं ना। इट इज एप्लीकेबल टू दोज मॉलिक्यूल which are water or water soluble. They do not cross the biological membrane directly, so they need a carrier molecule via which they can move from one side to other, या they can move from their higher concentration to lower concentration. इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में याद रखना है। एक सिंपल डिफ्यूजन था और फिर एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि इस प्रोटीन का नेचर क्या क्या है, किस किस तरीके से ये प्रोटीन वर्क करती है। ये तो हो गया कि अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बोलते कि डिफाइन करते तो ये होता क्या, तो आप इसको सिंपल मान लीजिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जो कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू होता है। अगर कैरियर नहीं है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल बात है। अब ये कैरियर किस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्या क्या है, इन सबको सिंपल समझाया गया है। जैसे ये कैरियर मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, अगर कोई एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ए, ये हाई टू लो मान लीजिए आप, है ना। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है हमारे लेफ्ट में और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे राइट साइड में, तो ये ए टू बी जा रहा है। अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये बी टू ए बी आ सकता है, या तो अंदर जा सकता है या बाहर जा सकता है। ये ए अंदर करके आ गया, या मैं दोबारा से बनाता हूँ। देखो दिस वन इज ए कैरियर मॉलिक्यूल। कोई भी वन सब्सटेंस एट ए टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आता है या मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जाता है, अलग अलग है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओनली वन सब्सटेंस, अगर ये सेल के अंदर है, इट एंटर्स इनटू द सेल और एग्जिट आउट ऑफ द सेल, तो वो ये हमारा पूरा कहलाता है। ये वन डायरेक्शन हुआ तो ये कहलाएगा
यूनिपोर्ट, यूनि मतलब वन, पोर्ट मतलब मूवमेंट, तो ये एक साइड से मूवमेंट कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं, या दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ इस तरीके से मूव करते हैं, अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, दोनों चीजें। तो क्योंकि ये टू मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये कहलाएगा सिम्पोर्ट, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा बाहर आएगा, तो ये कहलाता है एंटीपोड। ये भी टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है ना। यहाँ पे काउंटर बैलेंस होगा। क्लियर, इस तरीके से आएगा। और क्योंकि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के आप को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। को ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, तो ये को ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, है ना। ये कहलाते हैं पोर्टल सिस्टम्स। जब कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा तो किस किस तरीके से मूव करेगा, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम्स ऊपर बने हुए, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, इस तरीके से आएगा। जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें आपने कैरियर बोला है, they are called porins. For example, for water they are called aquaporin। जो प्रोटीन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, यही तो है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन आप अगर एक लाइन में लिखेंगे तो फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सबसे सिंपल है। और ये जो मैंने एक लाइन बोली, ये अपने आप में पूरी एक बुक के बराबर है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके से होता है। तो उसमें से एक तरीका ये भी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए वर्क करता है, क्योंकि मटेरियल क्या है ये नहीं पता हमें। अगर मटेरियल पानी है, केवल सेल में पानी ही एंटर करना है, तो वाटर तो कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता, कैरियर से ही एंटर करेगा। अगर मान लीजिए वाटर के साथ मिनरल्स हैं, मिनरल्स आर वाटर सॉल्युबल, तो सल्यूट अगर सॉल्वेंट के साथ है, तो मान लीजिए कोई सोल्यूशन है किसी मिनरल का, अगर वो सेल के अंदर जाना है तो इसी तरीके से जाएगा, या बाहर भी आ सकता है। तो वाटर और वाटर सॉल्युबल चीजों का जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही पॉसिबल है। हालांकि अगर कोई लिपिड सॉल्युबल चीज है तो वो सिंपली डिफ्यूज कर सकती है, उसके लिए हमें कैरियर मॉलिक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस अगर होंगे देन ओनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्क करेगा, यही उसका सिग्निफिकेंस कहलाता है। तो उसी बेसिस पे हमने ये पोर्टल सिस्टम्स पढ़े। अब जिन प्रोटीन के थ्रू ये मूवमेंट होता है वो प्रोटीन्स पोरिन कहलाती हैं, पोर लाइक हैं इसलिए पोरिन्स। और वाटर के लिए इनका स्पेसिफिक नाम दे दिया गया कि एक्वापोरिन है, और ये 8 टाइप्स से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए ये ऑक्टामर कहलाता है। जैसे आप पॉलीमर पढ़ते हैं वैसे 8 है तो फिक्स है, तो ऑक्टामर होगा। एक्वापोरिन इज ए ऑक्टामर प्रोटीन। 8 प्रोटीन एक टाइप की हैं जो एक पोर बनाती हैं, जिस पोर के अक्रॉस पानी मूव करके सेल के अंदर जाता है या सेल से बाहर आता है। तो ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हो गया। अब मान लीजिए ये तो एनसीईआरटी है, मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई भी यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढोगे? बुक में तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा कि ये यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल है, या ये सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल है, या एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल है। एक्चुअली अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि प्लांट फिजियोलॉजी में टॉपिक दिया है तो एनिमल फिजियोलॉजी में कहीं आएगा नहीं, वहां भी आ सकता है ना। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि आपका पेपर बायो का होता है ना, बहुत अच्छे से माइंड में डाल लीजिए इस बात को। पेपर बॉटनी जूलॉजी का अलग अलग नहीं आता। एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बॉटनी के, 2 जूलॉजी के बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि चीजें तो सेम ही है ना। आप जो पढ़ते हैं वो लिविंग के हिसाब से पढ़ते हैं, लिविंग इज बायोलॉजी, वहाँ पे कुछ प्लांट एनिमल का अलग अलग नहीं है। जो प्रोसेस अलग अलग होते हैं वो एक अलग चीज है, पर जहाँ तक डिफ्यूजन,
या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात है तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी है। कंटेंट वाइज वो एनसीईआरटी के प्लांट फिजियोलॉजी में प्रिंट किया गया है, बट ऐसा नहीं है कि एनिमल फिजियोलॉजी में वो अप्लाई नहीं होता। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंटीपोड। पढ़ा होगा आपने, सोडियम एंटर करेगा, पोटेशियम बाहर आएगा। तो ये बैलेंस है, काउंटर बैलेंस है एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को दूसरे पॉजिटिवली चार्ज आयन से। अगर मान लीजिए 2 सोडियम एंटर कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि कैल्शियम बाहर आ जाए, बिकॉज 2Na पॉजिटिव इक्वल्स टू 1Ca2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये एंटीपोड के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक साथ, केवल एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, मतलब सेल के अंदर आ रहा है, तो सिम्पोर्ट हो गया। अगर जैसे आपने मान लीजिए हेनले लूप का डायग्राम बनाया होगा तो बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत सारी रिलीज होती है। रीएब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा होगा, है ना, डिस्टल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर। तो वो सब भी सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट के एग्जाम्पल में, एक अंदर आता है तो काउंटर बैलेंस के लिए दूसरा बाहर जाता है। तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ना है आपको, फोटोसिंथेसिस, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि प्रोटॉन जो है वो एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आते हैं। ल्यूमन से प्रोटॉन बाहर करके मैट्रिक्स में आया, तो प्रोटॉन एक आयन हो गया और वो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके आया, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, यूनिपोर्ट हो गया। प्रोटॉन अकेला आता है, कोई और तो नहीं आता। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे वर्क करते हैं। As far as plant physiology is mainly concerned, simple line है, it is applicable to all those process where diffusion of water or water soluble substances occur। उन सब जगह पे यही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। Now third one is osmosis, है ना। हमने एक सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। That is also a special type of diffusion. Applicable to diffusion of water, और प्लांट के लिए वाटर सॉल्वेंट का काम करता है। तो बस ये याद रखना है कि हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट का डिफ्यूजन कंसिडर करेंगे, सल्यूट का नहीं, है ना। और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हर चीज रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं वो एक सेकंड थिंग है, बायो में कोई डाउट कहीं भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जो भी कंसिडर करना है वो सिर्फ सॉल्वेंट का डिफ्यूजन कंसिडर करना है। सॉल्वेंट हमारे लिए क्या है, वाटर। तो अगर आप इसे डिफाइन करें तो सिंपल क्या कहलाएगा, इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस। अब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन चाहिए, ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए और केवल वाटर का डिफ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे अब तक आपने पढ़ा कि वाटर मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल कुछ भी मूव कर सकता है, यहाँ कुछ भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ वाटर मूव करेगा। और बीच में एक मेम्ब्रेन चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी ही यही है कि इट अलाउज मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली। अगर आप दो सोल्यूशन को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ भी सोल्यूशन है, यहाँ भी सोल्यूशन है, तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ कोई चीज अगर जा रही है तो केवल वाटर जाएगा, उसमें डिजोल्व सॉल्यूट्स नहीं जाएंगे। ये आपको याद रखना है। और अगर आप इस टर्म को इलाबोरेट करते तो आप ये लिख सकते थे कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ वाटर, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ वाटर, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहां से यहां मूवमेंट हो जाएगा। ये जो लाइन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम। तो है तो डिफ्यूजन ही, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लग रही, अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है, हाई टू लो जा रहा है, बस जो जा रहा है वो केवल वाटर जा रहा है, ये याद रखना है आपको। तो सिंपली डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, या movement of water from the area of its higher concentration to that of its lower concentration across semi permeable membrane।
दोनों तरीके से आप ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, प्लांट फिजियोलॉजी में कांस्टेंट है। अगर प्लांट के अलावा कोई और चीज है तो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कोई अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन है और यहाँ भी अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन है तो मूवमेंट आप अल्कोहल का भी करा सकते हैं। फिर वो डिपेंड करेगा कि वो केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। प्लांट में ये चीजें नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट कंसिडर करना है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ भी वाटर है और यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, ये पहला एग्जाम्पल है, 100% है, प्योर है। प्योर है तो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। प्योर वाटर को आप क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। यहाँ पे आप मान लीजिए कि NaCl का सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा? NaCl भी होगा डिजोल्व इन वाटर। तो वाटर यहाँ 100% है, यहाँ 100 नहीं है, कम ही होगा क्योंकि सॉल्ट ऐड हो गया। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन मूव से वाटर करेगा। दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और एक तरफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तब क्या करोगे? ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। मान लीजिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है सोल्यूशन या डाइल्यूटेड NaCl सोल्यूशन है, तो वाटर यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, डाइल्यूटेड है तो पानी यहाँ ज्यादा होगा, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब इसमें सॉल्ट मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे पानी कम है तो सॉल्ट ज्यादा, यहाँ पे सॉल्ट कम है तो पानी ज्यादा, तभी ये सोल्यूशन वर्क कर पाएंगे। अब इसमें सॉल्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है। अगर आप सॉल्ट का मूवमेंट कराओगे तो कुछ और होगा, वो फिर वो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे लिखें कि अगर यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। या ये बोला जा सकता है मूवमेंट ऑफ वाटर वो तो है ही, फ्रॉम लो सॉल्ट टू हाई सॉल्ट एरिया, ये भी सही होगा। लेकिन फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो मूवमेंट होगा उसको आप ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होगी। अब ऑस्मोसिस के टाइप्स और बाकी चीजें आएंगी, वो देखते हैं क्या क्या आता है ऑस्मोसिस में। छोटी छोटी कई सारी चीजें दे रखी हैं, हालांकि सिंपल है, सब जानते ही हैं। टाइप्स के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑस्मोसिस में दो चीजें आती हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एक एंडोस्मोसिस है और एक एक्सोस्मोसिस है। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दो अलग अलग चीजें आई। एंडोस्मोसिस का मतलब, अब ऑस्मोसिस क्योंकि मेम्ब्रेन क्या क्रॉस हो रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्मोसिस किसके अक्रॉस होता है। मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, एक परमिएबल है वो तो नहीं होगा, एक इम्परमिएबल है वो भी नहीं होगा, एक ऑप्शन दिया है थर्ड सेमी परमिएबल और एक चौथा ऑप्शन दिया है सिलेक्टिव परमिएबल। अब सेमी और सिलेक्टिव का डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस होती तो दोनों से, बट राइट आंसर इज या बेटर आंसर इज सेमी परमेबल जो मैंने लिखा। क्योंकि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन केवल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो लिविंग सिस्टम की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं दे आर सिलेक्टिव परमिएबल, बट जितनी भी नॉन लिविंग मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर सेमी परमेबल। और ऑस्मोसिस क्योंकि केमिस्ट्री में पहली बार डिस्कवर किया था तो वहाँ सिलेक्टिव वर्ड नहीं था, वहाँ पे वर्ड सेमी परमेबल था। इसलिए ऑस्मोसिस का हमेशा राइट आंसर आएगा सेमी परमेबल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑस्मोसिस आप लिविंग में पढ़ रहे हैं तो SPM का मतलब सिलेक्टिव परमेबल है। अगर ऑस्मोसिस अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब सेमी परमेबल है, और दोनों में बेटर आंसर सेमी परमेबल होगा। अब जैसे एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस दिया है तो ये हम लिविंग के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि अगर वाटर एंटर्स इनटू द सेल, सेल लिखा जाए तो लिविंग हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वाटर एंटर्स इनटू सेल। और अगर वाटर एग्जिट करेगा
तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, जैसे किशमिश को शुगर सोल्यूशन में डिप कर दिया जाए चाशनी में तो श्रिंक कर जाएगी, एक्सोस्मोसिस अंगूर सॉरी ग्रेप को, तो ग्रेप से वाटर बाहर आ गया। और अगर आपने रेजिन या किशमिश को पानी में डाल दिया तो स्वेल कर जाएगी, पानी अंदर गया गया होगा, तो एंडोस्मोसिस हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस हो रहा है ये कैसे दिखाओगे? तो इसके लिए आप बुक में देखोगे तो उसमें एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप होता है, मे बी आपने स्कूल में 11th में प्रैक्टिकल में किया हो, सीबीएसई के प्रैक्टिकल में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस 11th में है, और उसमें पोटैटो ऑस्मोस्कोप, एक आलू को छील लिया, उसमें एक कैविटी बना दी, उसमें शुगर सोल्यूशन डिप कर दिया और पानी रख दिया। जैसे मान लीजिए पोटैटो ऑस्मोस्कोप में बनाऊं तो ये एक छिला हुआ आलू है, इसके अंदर एक कैविटी बनी है, ये इसके अंदर हमने इस लेवल तक शुगर सोल्यूशन है, चीनी का घोल है। अब इस आलू को आप पानी में रख दीजिए उठा के, तो ये शुगर का सोल्यूशन है, तो वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट सेल्स आई होंगी इस तरीके से। तो वाटर कैसे मूव करेगा, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, फिर हाई टू लो, फिर हाई टू लो, फिर हाई टू लो, ऐसे मूव करते करते यहाँ जाएगा। और इस वैसे मान लीजिए ये वाटर का लेवल था, तो कुछ घंटों के बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाटर का लेवल तो नीचे आ जाएगा और यहाँ लेवल बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ऑस्मोसिस हो रही है। तो हम ये देख लेंगे। किसी को आलू में ना समझ में आए तो ये वाटर को कलर कर दीजिए, इसमें KMnO4 मिला दीजिए तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो वाटर के साथ साथ मैग्नीज आयन भी मूव करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो शुगर सोल्यूशन है वो भी कलर्ड धीरे धीरे होने लगेगा। तो सिंपल है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप से आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में जो ड्रॉ किया गया है उसमें एग मेम्ब्रेन ऑस्मोस्कोप है। एक एग से मेम्ब्रेन निकाल के भी ऑस्मोसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा सकता है, तो एक एग मेम्ब्रेन ऑस्मोस्कोप भी बना रखा है ना। और जो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली यूज किया जाता है वो थिस्टिल फनल है। ये दोनों काम के लिए यूज होगा, एक तो फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन as well as measuring osmotic pressure OP। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना हो तो उसके लिए एक थिस्टिल फनल ऑस्मोस्कोपी यूज करते हैं। थिस्टिल फनल लाइक दिस ऐसा बना हुआ है एनसीईआरटी में। ये एक थिस्टिल फनल है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आपने नाम सुना हो पर्चमेंट पेपर होता है, या सेलोफेन एक मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, वो ले ली जाती है ना। थिस्टिल फनल के अंदर यहाँ पे मेजरमेंट्स बने होते हैं, स्केल होता है, कितने सेंटीमीटर राइज करेगा ये सब हम यहाँ से पता कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या किया, इस लेवल तक सेम, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है, इस थिस्टिल फनल को हमने वाटर में डिप कर दिया, यहाँ वाटर है। जैसे ही आप डिप करेंगे तो क्या होगा, वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा। ये वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये सोल्यूशन है तो वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो पानी का ये जो शुगर का लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा, है ना। वाटर कहाँ तक था हमारा, वाटर मान लीजिए यहाँ तक हमने डिप किया था, तो धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा तो एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो ही रहा है कि इसके अंदर जा रहा है। अब ये तो एक ही मेम्ब्रेन है, तो पानी अंदर जा रहा है, तो उसका मतलब ऑस्मोसिस हो रही है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई और दो के बीच में वाटर का डिफरेंस आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है इट इज द रिक्वायर्ड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस।
required pressure to stop osmosis is osmotic pressure. है ना? अब प्रेशर लगाओगे किस पे? प्रेशर क्या यहाँ लगा रहे हो सॉल्वेंट पे? नहीं, प्रेशर कहाँ लगा रहे हो आप? सोल्यूशन पे। ये सॉल्वेंट, प्रेशर कहाँ लगाया गया? इसके अंदर, है ना। इसके अंदर प्रेशर लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज अप्लाई कर दें तो क्या होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा है, ये एक आपने पिस्टन लगा रखा है। अब आप इसे ऊपर से दबा रहे हो। अब ऊपर से दबा रहे हो तो फिर क्या होगा? ऑस्मोसिस का रेट रुक जाएगा, ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगी। तो जितना प्रेशर आएगा, बैरोमीटर में देख, ये इसमें सॉरी प्रेशर गॉज लगा के आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना प्रेशर लगा रहे हो कि ऑस्मोसिस का रेट रुक जाए। तो जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा वो इस प्रेशर किस पे अप्लाई हो रहा है? सोल्यूशन पे। तो वो इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर दोनों तरफ सोल्यूशन है तो जिस सोल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हो उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। अगर आप इस पे अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? तो और पानी और तेजी से अंदर घुसेगा ना, और तेजी से अंदर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये कि अभी हम इस पे लगा रहे हैं तो इतना प्रेशर लगाएंगे कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रुक जाए। तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन अगर रुक जाएगा तो इट मीन्स कि जितना प्रेशर लगाया गया वो प्रेशर इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में किस चीज की है? मूवमेंट तो वाटर का हो रहा है, तो आप ये प्रेशर किस पे अप्लाई कर रहे हो? ये सल्यूट के पार्टिकल पे प्रेशर लगा रहे हो, है ना। तो जैसे अभी तक हमने डिफ्यूजन प्रेशर जब पढ़ा था तब ये लिखा था कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस लगाते हैं मीडियम पे, तो वो डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। लेकिन और वो वाटर था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किस पे अप्लाई हो रहा है? सोल्यूशन पे। और सोल्यूशन में प्रेशर किसकी वजह से है? सल्यूट की वजह से। अगर मान लीजिए यहाँ से सल्यूट हटा दो तो ये भी वाटर हो गया, ये भी वाटर हो गया, तब तो कोई मूवमेंट नहीं होगा ना। और सल्यूट डालोगे तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सल्यूट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ता जाएगा। तो जो प्रेशर लग रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? डिपेंडिंग ऑन द सल्यूट मॉलिक्यूल्स। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी कहलाती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्यूट, है ना। ये सल्यूट की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक नीट में आए हुए हैं, आर्काइव में आप देखिएगा, और बुक्स में भी बहुत सारे दिए होंगे, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम पढ़ें तो ये भी हो सकता है कि वाटर मूवमेंट अकर्स फ्रॉम द एरिया ऑफ। अब देखो, अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 NaCl है, 40 वाटर है, यहाँ पे 20 NaCl है, 80 वाटर है। सर थोड़ी सी हाँ, कर लूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया है केवल, है ना। इसमें मैंने दो सोल्यूशन बना लिए। ये 60 NaCl है, 40 वाटर है, ये 20 NaCl है, 80 वाटर है। ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो गया, पानी ज्यादा है ना। ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब अगर कहें तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? आपको पता है कि पानी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, वाटर का मूवमेंट हाई टू लो होता है, ऐसे तो आएगा B to A। ये वाटर ज्यादा है, ये कम है। मूवमेंट तो इधर से इधर होगा, लेकिन आप वाटर का मूवमेंट अगर हाई टू लो लिख रहे हो तो इसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मूव तो वाटर ही करेगा, बट फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसकी जगह मैं ये भी तो बोल सकता हूँ फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सल्यूट टू हाई सल्यूट। डेफिनेशन को उल्टे तरीके से बोला जा रहा है। मूवमेंट तो B to A होगा और वाटर का ही होगा, वाटर मूवमेंट अकर्स लिखा हुआ है। फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये भी सही है। ये भी बोला जा सकता है फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट।
और ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि सल्यूट या सॉल्ट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये वाला एरिया कैसा होगा, यहाँ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये क्या होगा, ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर का एरिया है, और ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का एरिया है। और अगर वाटर के रिस्पेक्ट में क्या लिखते तो क्या होता है, ये हाई सॉल्वेंट है, ये लो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो आपने यही तो बोला था अभी कि हाई वाटर से लो वाटर, ये ऊपर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको ऑस्मोटिक प्रेशर में, इस लाइन को डिफाइन करें तो क्योंकि यहाँ सॉल्ट कम है तो ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर का एरिया है, यहाँ सॉल्ट ज्यादा है, ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का है, तो भी मूवमेंट ऐसे ही होगा। मूवमेंट हमेशा B2A आएगा, सिर्फ एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, किसी क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदल जाएंगे, आंसर सबका वही आएगा, फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और फ्रॉम द एरिया ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों ही केस में मूवमेंट सिर्फ वाटर का होता है, आप डिफाइन उसको किसी भी सेंस में कर सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है, सल्यूट की, और अगर सल्यूट की प्रॉपर्टी है तो जितना ज्यादा सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आपने केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ा होगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर nRT के बराबर है, पाई इक्वल्स टू nRT। ROT तो कांस्टेंट होते हैं, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, n, नंबर ऑफ मोल्स, बस वो देखने हैं आपको। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, है ना। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे हमने कहा था ना कि अगर हम सेम कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन कर दें, अगर 1 मोलर NaCl है, 1 मोलर ग्लूकोज है, अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर हो गई ना, फिर आप कहोगे वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ये किस में ज्यादा होगा, NaCl में ज्यादा होगा या ग्लूकोज में ज्यादा होगा। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो आपके हिसाब से तो सर बराबर आंसर आना चाहिए, बट बराबर तो नहीं होगा, यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और फिर ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ ज्यादा आएंगे NaCl में एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ऑल्दो बोथ द सोल्यूशन हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is higher than osmotic pressure of non-electrolyte। अब यहाँ पे 1 मोलर NaCl का, फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू 1 मोलर ग्लूकोज, इस तरीके से आएगा, है ना। फिर अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होते तो क्या होता, वो भी एग्जाम्पल आ सकता है। सबका 1 मोलर है, 1 मोलर सोल्यूशन, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, FeCl3 का ज्यादा आएगा, कैल्शियम क्लोराइड का और कम होगा, NaCl का और कम होगा, ग्लूकोज का और कम होगा। इसका ये NaCl है 2 मोल्स के बराबर है, CaCl2 है 1 और 2 3 के बराबर है, FeCl3 है 4 मोल के बराबर होगा। ये क्वेश्चंस पहले के हैं, रिसेंटली तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, बट ये है सब ऑस्मोसिस के ही क्वेश्चंस, क्योंकि आपको एक सिंपल लाइन पढ़ाई गई है कि इलेक्ट्रोलाइट से नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर कर सकते हो, और अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट है तो किसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा। अब जैसे एम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि एक रूट है, ये क्वेश्चन था, एक रूट हेयर है, एक रूट का कॉर्टेक्स है, एक रूट का मेटाजाइलम है, और एक लीफ है। इन चारों को इनके ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से अरेंज करना है, हाई टू लो। अब क्वेश्चन यही है कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया कि जी ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कितना होता है, ऐसा तो कोई आपको डेटा दिया नहीं गया ना कि रूट हेयर का इतना है, कॉर्टेक्स का इतना है, मेटाजाइलम का इतना है, लीफ का इतना है। लेकिन आपको ये तो पढ़ाया गया कि वाटर का मूवमेंट हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, अभी पीछे पेज पे लिखा ही था कि वाटर का मूवमेंट यहाँ लिखा हुआ है।
लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको ये तो पता ही है कि हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन में आपको पढ़ाया गया कि पानी पहले रूट हेयर में आता है, फिर कॉर्टेक्स में जाता है, फिर मेटाजाइलम में जाएगा, फिर उसके बाद लीफ में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लीफ का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद रूट के मेटाजाइलम का आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो रूट के कॉर्टेक्स का हो जाएगा, फिर एक रूट के हेयर का होगा। इसका सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तभी तो इसमें पानी सबसे ज्यादा होगा, और फिर पानी रूट हेयर से कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से मेटाजाइलम में जाता है, वहां से पानी लीफ में जाता है। तो आपको वाटर एब्जॉर्प्शन का रूट तो यही पढ़ाया गया है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन अगर इस डायरेक्शन में होता है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि रूट हेयर के अंदर वाटर डाइल्यूटेड स्टेट में है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर का एरिया है, एज कंपेयर टू रूट कॉर्टेक्स। तो पानी यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ पानी ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ पानी ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ चला गया। तो जैसे मैंने बोला था अभी कि फिजियोलॉजी में जो कंसेप्ट दिए गए हैं उन सबका रीजन इन्हीं सब से आएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना, ये आपको याद रखना है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है ना। फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्लांट की हैबिटेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसमें कितना होगा। तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में पानी ज्यादा होता है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। इससे ज्यादा किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा? मीजोफाइट्स में, जो नॉर्मल है। उससे ज्यादा किसमें आएगा? जीरोफाइट्स में आता है। और इससे भी ज्यादा किसमें होगा? हेलोफाइट्स में होगा, जो सॉल्ट वाले प्लांट हैं। ये क्वेश्चन भी एम्स का है, ये क्वेश्चन भी एम्स का है। अभी तो एम्स नहीं हो रहा, बट ऑस्मोट ये भी क्वेश्चन भी एम्स का ही था। ये तीनों क्वेश्चन मैंने एम्स के कराए हुए हैं आपको, कि उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछा कि किस प्लांट के अंदर कितना है। ये हटा दो, तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। किस प्लांट के अंदर कितना है वो आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। फिर एक लास्ट में एनसीईआरटी में दे रखा है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो कहलाता है। प्लांट सिस्टम में तो आरओ जैसी कोई चीज नहीं होती, बट फिर भी एनसीईआरटी में समझाने के लिए दिया है। मान लीजिए हमने क्रिस्टल फनल पे प्रेशर लगाया था, इतना लगाया कि ऑस्मोसिस का रेट रुक जाए। अगर मान लीजिए रुक गया, ठीक है, हमने देख लिया कि कितने प्रेशर पे रेट रुका। अब हम और ज्यादा प्रेशर लगाएं, इतना प्रेशर लगाएं कि इस सोल्यूशन में से पानी निकल के बाहर आ जाए, खाली यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल्स छूट जाएं। तो एक्स्ट्रा प्रेशर to reverse the direction of osmosis is called reverse osmotic pressure, and the phenomena is reverse osmosis. अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ प्रेशर तो अप्लाई करना ही होगा, फोर्स तो अप्लाई करना ही होगा। दैट फोर्स और प्रेशर इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। सो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड to reverse the rate of osmosis. वो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है ना। और आरओ का प्रैक्टिकल यूज क्या है? इन वाटर प्यूरिफिकेशन। आरओ का कोई बहुत ज्यादा यूज तो दे नहीं रखा। आरओ का मेन यूज क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस ना। यही जो वाटर प्यूरिफिकेशन आता है वो, या तो तरीका ये होता है कि भाई गंदा पानी है, मान लीजिए टैप वाटर है, उसको आप बॉईल करके कंडेंस करो तो डिस्टिल वाटर बन जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा। और फिर पीने के पानी में जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो ऐड करो। तो एक तो बॉइलिंग की कॉस्ट, फिर एक कंडेंसेशन की कॉस्ट, फिर मिनरल्स को ऐड करोगे तो वो कॉस्ट। तो पीने का पानी मिनरल वाटर बहुत महंगा हो जाएगा। या एक तरीका उल्टा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप गंदे पानी पे इतना प्रेशर या चार्ज अप्लाई कर दो कि उससे पानी उल्टा आ जाए और सॉल्ट उस पर छूट जाए। बस मेम्ब्रेन के फिल्टर को बदल देना कुछ दिनों या महीनों के बाद। तो उस हिसाब से वो आरओ कहलाता है। तो आरओ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में, प्लांट सिस्टम में आरओ वर्क नहीं करता है ना। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हो गया, है ना। अब इसके बाद एक फिनोमिना दे रखा है इम्बाइबिशन बुक में, है ना।
इम्बाइबेशन क्या है उसको देखते हैं। फोर्थ डी, ये भी स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। या एब्जॉर्प्शन है। एनसीईआरटी में तो ये लिखा है कि ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन है ना। बट बेसिकली ये फिनोमिना एडजॉर्प्शन होता है ना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल फिनोमिना बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। ए डी है ये, है ना। एडजॉर्प्शन, आप थर्मोडायनेमिक्स में कहीं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। तो इम्बाइबेशन एक स्पेशल टाइप का एब्जॉर्प्शन है या एडजॉर्प्शन है, ऐसे समझ सकते हैं, है ना। जैसे अभी तक हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सब केमिस्ट्री में दिए गए थे। तो ना हाँ बोलो। पेपर को थोड़ा और मतलब दिख नहीं रहा नीचे का। देखो क्लियर। तो एड्सॉर्प्शन एक फिजिकल फिनोमिना है, ये याद रखना है। फिजिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक्चुअली रिएक्शन नहीं होती। जैसे हम एक सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन ही आप पढ़ते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट रिएक्ट करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। बट अगर आप कोई वाटर में ऐसी चीज डाल दें जो वाटर को अपनी सरफेस पे रिटेन तो करे बट उससे रिएक्ट ना करे, जैसे आपने क्या किया, वुड का पीस पानी में डाल दिया, अब वुड स्वेल तो कर जाएगी, तो वाटर वुड की सरफेस पे तो आया, वुड लिग्निन की बनी हुई है, बट लिग्निन के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपने शुगर ऐड किया होता तो शुगर का मॉलिक्यूल वाटर में घुल जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, शुगर का सोल्यूशन बन जाएगा। वुड का सोल्यूशन नहीं बन सकता, है ना। ऐसे अगर आप जेल बॉल्स पानी में डालते हैं तो वो स्वेल कर जाती है, बाहर निकालिए श्रिंक कर जाती है। तो ये एडसॉर्प्शन है, केवल सरफेस होगा, है ना। फिजिकल फिनोमिना का मतलब क्या है, सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब जैसे ये इधर बनाते हैं, ये एक मान लीजिए कोलाइड है। कोलाइडल सब्सटेंस पढ़े होंगे आपने, कोलाइडल सॉल्यूशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो ये हम वाटर के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये हम लिख लेते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड है ये। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो ऐसे कोलाइड को अगर आप पानी में डाल दें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये इसकी सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ सरफेस के ऊपर आएंगे। लकड़ी को पानी में डाल दिए तो लकड़ी फूल जाती है, और आप लकड़ी को पानी से बाहर निकालिए तो वाटर धीरे धीरे करके टेम्परेचर की वजह से इवोपरेट कर जाएगा, और लकड़ी का साइज वही का वही जो था वो वापस आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन आता है, नीट का ही क्वेश्चन है, एआईपीएमटी था उस टाइम पे, कि रेनी सीजन में डोर्स और विंडो वुडन स्वेल कर जाते हैं तो क्यों। तो वॉल्यूम यहाँ भी इंक्रीज हो गया, आप देख ही रहे हैं, इस कोलाइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना वॉल्यूम, जबकि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई, पानी इसके अंदर नहीं गया, केवल इसकी सरफेस पे आया, है ना। तो जो कोलाइड है इसको बोला जाता है इम्बाइबेंट, जो वाटर को इम्बाइब करेगा। और वाटर क्या कहलाएगा, ये इम्बाइबेट बोला जाता है। जो एड्सॉर्ब होगा वो इम्बाइबेट, जिस पर एड्सॉर्ब होगा वो इम्बाइबेंट। तो इस तरीके से इंक्रीज होगा, इसी को हम इम्बाइबेशन बोलते हैं, है ना। इम्बाइबेशन एक सरफेस फिनोमिना है वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड, है ना। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड, है ना। हाइड्रोफिलिक हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें पानी के लिए ही पढ़ना है ना, हमारे सिलेबस में और कोई है नहीं, एक्चुअली केमिस्ट्री में है। अगर रबर है, आप अपनी इरेजर लीजिए, उस इरेजर को आप डीजल पेट्रोल में डाल दीजिए, वो स्वेल कर जाएगी, पानी में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रबर है वो
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए शो करती है, वाटर के लिए नहीं करती सेम इम्बाइबेशन को। और लकड़ी है तो वो पानी के लिए करती है। लकड़ी को अल्कोहल में डाल दीजिए, डीजल पेट्रोल में डाल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्वेल नहीं करेगी, बट पानी में स्वेल कर जाएगी। तो हमारे लिए हाइड्रोफिलिक आएगा, बाकी केमिस्ट्री में हाइड्रोफिलिक जरूरी नहीं है। कोलाइडल प्रॉपर्टी में इम्बाइबेशन पढ़ाया जाता है, और कोलाइड दोनों तरीके के होते हैं, कुछ लाइपोफिलिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सेम फिनोमिना को शो करते हैं। तो इसको हम इम्बाइबेशन बोलते हैं, है ना। इम्बाइबेशन की कैपेसिटी निकालेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर अगर एल्गल प्रोडक्ट है, आपने पढ़ा होगा, ये फाइकोकोलाइड है। अगर अगर रेड एल्गी से मिलता है, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, प्लांट किंगडम में दिया हुआ है ना। तो अगर अगर है, उसके बाद अगर आप निकालेंगे तो जो आएगा वो पैक्टिन कंपाउंड्स होते हैं वो, फिर प्रोटीन्स हैं वो, फिर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो। लिपिड्स तो वाटर को इम्बाइब करेंगे ही नहीं, तो उनकी तो इम्बाइबेशन कैपेसिटी जीरो हो गई। बाकी कंपाउंड की अगर हम इम्बाइबेशन कैपेसिटी निकालेंगे तो इस सीक्वेंस में आएगी। अगर अगर सबसे ज्यादा वाटर को अपनी सरफेस पर रिटेन करता है, पैक्टिन थोड़ा कम करेगा, प्रोटीन थोड़ा और कम करेगा, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम नहीं करता। तो ये है इम्बाइबेशन की प्रॉपर्टी है, देयर इज रिलीज ऑफ हीट। है ना। ये क्या था, ये तो हमने लिखा था इम्बाइबेशन कैपेसिटी। इम्बाइबेशन कैपेसिटी, किस चीज की इम्बाइबेशन कैपेसिटी कितनी है। तो फाइकोकोलाइड की सबसे ज्यादा, पैक्टिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब आ सकते हैं। इम्बाइबेशन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि हीट हमेशा रिलीज होगी, है ना। जब भी आप इम्बाइबेशन होगा तो सिस्टम या मीडियम का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, है ना। इवन आटा गूंदना नीडिंग कहलाता है, नीडिंग ऑफ फ्लोर, वो भी एक इम्बाइबेशन ही है ना। भाई आपने गेहूं का आटा लिया तो गेहूं में प्रोटीन हो गई, ग्लूटिन प्रोटीन होती है गेहूं की, और गेहूं में स्टार्च भी होगा जो कार्बोहाइड्रेट है। अब आप आटे में पानी मिलाते जाइए, और फिर वही होता है कि जो रोज ये काम कर रहा है वो एक कटोरी आटे में एक गिलास पानी को मिला देगा, आटा गीला नहीं होगा, और आप शायद आधे गिलास में गीला कर दें। तो जितना गुथेगा, गुथने का मतलब क्या है, जितना सरफेस एरिया एक्सपोज होगा प्रोटीन का जो आटे में है, उतना ज्यादा वाटर को वो अपनी सरफेस पे रिटेन करेगा, आटा गूंथ के तैयार हो जाएगा। तो आटा का गूंदना भी एक तरीके से इम्बाइबेशन है ना। बाकी जो एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे आप अगर रेजिन, RESIN, रेजिन ये गम वाला है, खाने वाला जो गोंद होता है, प्लेस्ड इन वाटर, तो वो भी इम्बाइबेशन है। प्लांट में सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो खैर एग्जाम्पल हो गए। प्लांट के लिए इम्बाइबेशन बहुत कम जगह है, लेकिन जहां भी है वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है। और ऐसे दो प्रोसेस हैं जहां पे इम्बाइबेशन इंपॉर्टेंट है। एक पहला कहलाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन का जो पहला स्टेप है वो इम्बाइबेशन है। और वाटर एब्जॉर्प्शन का पहला स्टेप क्या है, इम्बाइबेशन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर सेल वॉल। रूट हेयर की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी एक इम्बाइबेशन कैपेसिटी है। तो पहले वो पानी को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद पानी अंदर जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का पहला स्टेप इम्बाइबेशन से शुरू होता है। ऐसे ही सीड जर्मिनेशन का भी पहला स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन, ये भी यही है, इम्बाइबेशन ऑफ वाटर बाय डेड सीड कोट। जैसे आप चने को पानी में भिगोते हैं और वो स्वेल कर जाते हैं, तो स्वेल क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वाटर उस डेड सीड पे एब्जॉर्ब होगा। इम्बाइबेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इम्बाइबेशन प्रेशर हाई मैग्नीट्यूड का है। जैसे चट्टाने टूटती हैं तो बाई इम्बाइबेशन होता है ना। इसी तरीके से ये भी है कि चने का तो सीड कोट बहुत हार्ड होता है। एनाटॉमी में लिखा है कि चने
लेग्यूम के सीड में जो सीड कोट है वो स्क्लेरिट्स का बना होता है। स्क्लेरिट्स स्क्लेरन कायमा के अंदर दिया हुआ है, और स्क्लेरिट्स लिग्निफाइड होते हैं, और लिग्निन वाटर को इम्बाइव करता है। तो जितना ज्यादा लिग्निन होगा उतना ज्यादा वाटर इम्बाइव होगा, और इम्बाइवेशन जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर उसी हिसाब से ज्यादा होगा। जब ज्यादा प्रेशर होगा तो सीड कोट रप्चर हो जाएगा और रेडिकल और पिन्यूल बाहर आ जाएंगे। तो सीड जर्मिनेशन का भी जो पहला स्टेप है वो यही है। अगर आप सीड को वाटर में सोक नहीं करोगे तो फिर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। वाटर में सोक करने का पर्पज यही है कि आप सीड कोट को रप्चर करने के लिए, इम्बाइबिशन होने के लिए वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वाटर नहीं है तो इम्बाइबिशन नहीं हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, है ना? तो हमने बेसिक जो प्रोसेस थे वो डील किए, है ना। बड़ा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा जितना भी बचा है। अभी हमारे पास प्लाज्मोलिसिस और वो एक टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, ये 3 चीजें बची है। और फिर जो छोटे छोटे प्रोसेस दे रखे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो दे रखे हैं। ओके, फर्स्ट क्लास थी आपकी, कैसा लगा बताइएगा जरूर। क्लास ओवर करते हैं। किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क एनी डाउट, या कोई सजेशन, कुछ पूछना हो आपको। नहीं?